चलिए फटाफट समझते हैं गोलकनाथ मामले को और कैसे इसने संसद और कोर्ट को मौलिक अधिकारों पर आमने सामने ला दिया था। देखिए, आजादी के बाद ना सरकार लाई भूमि सुधार कानून। अब ये कानून टकराए सीधे संपत्ति के मौलिक अधिकार से। संसद ने सोचा चलो कुछ बदलाव करते हैं। पहला, चौथा, 17वां संशोधन लाए, 9वीं अनुसूची बनाई ताकि कोर्ट इन कानूनों को रोक ना सके। शुरू में कोर्ट ने हाँ भी कर दी, पर फिर आया गोलकनाथ केस और इसने सब कुछ बदल दिया। पहला, गोलकनाथ फैसला 1967। सुप्रीम कोर्ट ने आप कह सकते हैं एक बड़ा फैसला सुनाया। 6 जज एक तरफ, 5 दूसरी तरफ, और कहा संसद मौलिक अधिकारों को न छीन सकती है न कम कर सकती है। क्यों? क्योंकि कोर्ट के हिसाब से संविधान संशोधन भी एक तरह का कानून ही है, अनुच्छेद 13(2) के तहत, और अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो रद्द होगा। हाँ, पुराने संशोधनों को बचाने के लिए कोर्ट ने कहा कि ये फैसला आगे से लागू होगा, जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। दूसरा, संसद का जवाब 1971। अब संसद जो बैठने वाली नहीं थी, गोलकनाथ को पलटने के लिए फटाफट 24वां संशोधन ले आई। साफ कर दिया कि संसद के पास संविधान बदलने की स्पेशल पावर है, मौलिक अधिकार भी बदल सकती है, और अनुच्छेद 13 इसमें बीच में नहीं आएगा। इसके ठीक बाद आया 25वां संशोधन। इसने संपत्ति के अधिकार को और कमजोर किया और एक नई चीज जोड़ी, अनुच्छेद 31C, जिसने कहा कि सरकार के कुछ लक्ष्यों, नीति निर्देशक तत्व के लिए मौलिक अधिकारों को भी पीछे रखा जा सकता है। तीसरा, केशवानंद भारती मामला 1973। ये है असली टर्निंग पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी 13 जजों की। इन्होंने गोलकनाथ वाले फैसले को पलट दिया, माना कि हाँ, संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन लगा दिया। कोर्ट ने दिया मूल ढांचा सिद्धांत, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब था कि संसद संविधान की नींव, उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कोर्ट की समीक्षा करने की शक्ति। ये आज भी बहुत जरूरी है। कोर्ट ने 25वें संशोधन के उस हिस्से को हटा दिया जो कोर्ट की समीक्षा रोकता था। तो कुल मिलाकर गोलकनाथ केस ने जो टकराव शुरू किया था, उसे केशवानंद भारती केस ने एक संतुलन पर लाकर खड़ा किया, संसद की शक्ति और संविधान की बुनियाद के बीच, जो आज तक कायम है।